हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम 3 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। एंड जो करंट अफेयर्स है वो तो रिपीट होते रहते हैं क्योंकि हम बिल्डअप ही कर रहे हैं ना उनके ऊपर। तो उनसे जुड़े आप रिपीटेड करंट अफेयर्स के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि आपको सब कुछ आ गया है ना। उससे जुड़े और इन डेप्थ जो हमारे पास सवाल बन सकते हैं जो कि यूपीएससी या स्टेट पीएससीज के लिए भी रेलिवेंट होते हैं या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं उनके लिए भी रेलिवेंट हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने ये चीज़ बोला है कि जो 2040 तक हमने अपना एजेंडा सेट किया था ना कि हमें एक कार्बन न्यूट्रल नेशंस बनना है यूरोपियन यूनियन को ऑल टुगेदर, हम उससे बहुत ज़्यादा पीछे लैग कर रहे हैं। सो इट इज़ हाई टाइम कि हमें इन सारे टारगेट्स को सीरियसली लेकर चलना पड़ेगा। एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि आप देख रहे होंगे कि रिपीटेडली कुछ सालों से न्यूज़ में आ रहा है कि यूके के ऊपर एक हीट डोम बन जाती है। ठीक है, हीट डोम बन रही है। दो यूके इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बट हीट डोम वाला कॉन्सेप्ट आया। प्लस जो यूरोपियन यूनियन वाले नेशंस हैं वहाँ पे आप देख रहे हो कि हीट वेव्स या गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम से होनी शुरू हो गई है। हर साल जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। तो अब क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेने का टाइम आ गया है, ये चीज़ यूरोपियन यूनियन ने बोली। एंड उन्होंने बोला कि जो भी टारगेट्स हमने प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक सेट किए थे कि हम करेंगे उसको हम फुलफिल करेंगे। एंड बाय द ईयर ऑफ 2040 कोई भी जितने भी टारगेट्स हम अचीव कर लेते हैं जितने भी नेशंस, तो उनको कार्बन क्रेडिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। तो अब इस कार्बन क्रेडिट्स के तहत क्या होगा कि जितने भी नेशंस हैं यूरोपियन नेशंस, वो अब कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट्स को केटर कर पाएंगे आउटसाइड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, सो वी शुड ऑल टुगेदर एज अ फैमिली द वर्ल्ड शुड वर्क फॉर यू कैन से कि क्लाइमेट चेंज के जो अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है, उसको एटलीस्ट कम कैसे करना है, उसके ऊपर सबको यहाँ पर मिलकर काम करने की जरूरत है। ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्टेटमेंट आई है। बट हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर इस चीज़ के लिए देखें तो वैसे आपको कार्बन क्रेडिट्स का आइडिया भी पता होना चाहिए क्योंकि वो इंडिया में भी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है ना, तो उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड वाइल मेजरिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन हमारे पास मीथेन एंड ओजोन आती है। तो कौन से मेजर यहाँ पर नहीं किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड AQI का पार्ट यहाँ पर नहीं होती, पोल्यूटेंट का पार्ट नहीं होती। तो वो 8 कौन सी हैं? दीज आर पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, देन मीथेन एंड देन लेड। ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कि 24 आवर्स एवरेज पीरियड होता है इसका। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंगली हम एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर प्रिस्क्राइब जो हमें AQI के अंदर दिए गए हैं अकॉर्डिंगली उनको मेजर करते रहते हैं। तो मेजरली आपने देखा होगा कि AQI जो है दिवाली के टाइम पे जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है या जब पराली जब जलती है ना, जिसको हम स्टबल बर्निंग बोलते हैं, उस टाइम पे AQI जो है वो 500 भी क्रॉस कर जाता है। सो अकॉर्डिंगली अब हमें और मेजर्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे सरकार को भी, या मेजर करने का तरीका जो है उसको भी अब चेंज करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में, है ना, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। बट जो स्टैंडर्ड्स अभी के लिए AQI में दिए गए हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया US जो टॉक है ना। अब बोला था ना 9 जुलाई तक का वो टाइम है फॉर टैरिफ्स, वरना बहुत बड़े बड़े या आप कह सकते हो बड़े अमाउंट के टैरिफ्स लग सकते हैं। तो इंडिया अब क्या कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ यहाँ पर रिपीटेडली मीटिंग्स कर रहा है। एंड फाइनली एक स्टेटमेंट हुई थी कि 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे अब डिसीजन लिया जा सकता है। वो 4 पैरामीटर्स कौन से है? पहला पैरामीटर है कॉर्न, ठीक है, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा है सोयाबीन, चौथा है डेयरी। ठीक है, सो ये 4 ऐसे जो है चीज़ें होंगी जिनके बेसिस पे अब मेजरली डिसीजन लिया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दोज ट्रेड एग्रीमेंट्स। यूएसए की तरफ से अभी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही निकल के आई है इंडिया के लिए कि हम बहुत बेटर डील यहाँ पे इंडिया को देना चाहते हैं। ठीक है, सो अब कौन क्यों है पहले ऐसा? क्योंकि यूएसए इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मेज। ठीक है, अब मेज़ के केस में इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिया मेजरली अब मेज़ को प्रोड्यूस खुद से ही करता है, बट उसके लिए इंपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मीट्रिक टन एनुअली हम इंपोर्ट करते हैं। अगर उसके बाद हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो एनुअली उसके ऊपर 50% हम देखते हैं कि हम इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब ये इंपोर्ट ड्यूटी में भी इंडिया कम कर सकता है अगर यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे हों। ठीक, एंड ये अब बात की जा रही है कि कॉर्न के यूजेस क्या क्या हैं, है ना। कॉर्न को या मेज़ को आप पर्टिकुलरली यूज़ कैसे कर सकते हो? मक्की की बात हो रही है ना यहाँ पे कि उसको यूज़ कैसे कर सकते हो आप, है ना, कि इथेनॉल ब्लेंडिंग में भी उसकी हेल्प हो सकती है। शुगर केन को अभी हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग से भी रिलेटेड हमारा बायोफ्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है
उसके ऊपर एक बार फोकस कर लेना, ठीक है, कि वो क्या क्या है, उनके अंदर क्या क्या यूज़ होते हैं। तो हम क्या शुगर केन को रिप्लेस करके जो अगर हमें सस्ते में यहाँ पर मिल रहा है, अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देते हैं, या इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने में हमें तो महंगा पड़ेगा, बट अगर यूएसए के साथ डील अच्छी हो जाती है तो हम क्या मेज़ को रिप्लेस कर सकते हैं विद शुगर केन एंड एवरीथिंग, इसके ऊपर यहाँ पे देखा जाएगा। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि इंडिया के अंदर अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है ना, उसके अंदर अभी तक जो एडिबल क्रॉप्स हैं उसके ऊपर सरकार ने किसी भी तरह की मंजूरी अभी नहीं दी है, ठीक है। दिस इज़ इन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, क्योंकि जो अब हम इंपोर्ट करेंगे ना यूएसए से कॉर्न या मेज़, वो अब जेनेटिकली आप कह सकते हो मॉडिफाइड क्रॉप होगी, तो इंडिया अभी एडिबल प्रोडक्ट्स के लिए उसको यूज़ तो नहीं कर पाएगा, इसलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग में या इवन के फॉडर के लिए भी इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो मल्टीपल इसके यहाँ पर जो है चीज़ें डिस्कस हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि इसकी यूजेज कैसे हो, ठीक है। दूसरी है इथेनॉल। इथेनॉल के लिए अब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग भी करते हैं फ्यूल्स के अंदर, है ना। इथेनॉल के लिए मतलब कि अब जो हमारे नॉर्मल फ्यूल्स है उसके साथ हम इथेनॉल को ब्लेंड कर देते हैं, ताकि बेटर तरीके से जो कंजम्पशन हो सके फ्यूल की इन द व्हीकल, एंड जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन है वो कम हो सके। सो अब इथेनॉल के केस में भी देखिए तो यूएसए जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। इंडिया की मार्केट यूएसए के लिए इसलिए बड़ी है क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर की जब हम बात कर रहे हैं ऑफ इथेनॉल, वो इंडिया ही है, ठीक है। आफ्टर कौन सी कंट्रीज? कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट जो है यूएसए के लिए इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इथेनॉल। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है बात करने के लिए, है ना, कि हो सकता है उस पर डिबेट भी चले एंड फाइनली आउटकम क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। तीसरा है सोयाबीन को लेकर। सोयाबीन में यूएसए सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टर है, एंड सोयाबीन की यहाँ पे आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा है ना। तो अब सोयाबीन का ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए बात की जा रही है ज़्यादातर, अगर यूएसए के साथ ये पॉइंट हमारा सेट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दोज टॉक्स विच आर ऑन गोइंग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सो सोयाबीन भी अगेन यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ही होगी जो कि यूएसए से आ रही है, तो इंडिया अगेन उसी वापस से लूप में फंस जाएगा। तो अब यही बोला जाएगा कि जो सोयाबीन ऑयल है ना उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडिया खुद से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है बना सके, सेक्टर को अब इलेबोरेट कर सके या इस्टेब्लिश भी कर सके इन दैट केस, कि हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना यहाँ पे शुरू कर दें एंड बाकी जो बचा हुआ बाय प्रोडक्ट होगा हम उससे जो भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, उसको हम अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो हमारे लिए तो ये डबल फायदा देने वाली बात है, तो हो सकता है उसके रिगार्डिंग बात की जाए। बट अगर हम ज़्यादा भी इंपोर्ट करते हैं तो हमारे जो लोकल यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं ना सोयाबीन के, जिनमें मेजरली जो स्टेट्स लीड कर रही हैं वो कौन सी है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। उनके साथ यहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके जो आपस में इंडिया की या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके या जो स्टेट गवर्नमेंट है आपस में इनके रिलेशंस में क्या प्रॉब्लम आएगी उसके ऊपर भी एक बार डिस्कशन करनी ही पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को आकर, है ना, कि ये नहीं है कि आप टैरिफ्स को बचाने के लिए यहाँ पे हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको यहाँ क्या कर सकें, उनकी जो मार्केट है वो ख़राब कर दें, वो नहीं होगा, ठीक है। लास्ट है डेयरी। अब डेयरी के केस में ना यूएसए को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो डेयरी के केस में अब यूएसए इज नॉट नीदर एन एक्सपोर्टर नॉर अ प्रोड्यूसर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस केस में वो इंडिया के ऊपर रिलाई करना चाहता है, तो इंडिया के लिए एक बड़ी मार्केट डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर यूएसए के अंदर हो सकती है। तो एक ये बिग 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आप कह सकते हो जिनके बेसिस पे, या रेड लाइन्स जिनको बोला गया यहाँ पर, जिनके बेसिस पे जो टैरिफ पॉलिसी है हमारी टिकी हुई है पूरी की पूरी। तो इससे जुड़ा सवाल हम देख लेते हैं कि यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इथेनॉल एंड मेज इन द वर्ल्ड। मैं आपको बता चुकी हूँ इंडिया सर्व्स एज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर यूएसए फॉर इथेनॉल एक्सपोर्ट। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। देन सर्च प्राइसिंग, कैब एग्रीगेटर्स कैन नाउ चार्ज 2 times बेस फेयर ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो अब सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेस लेके आए हैं मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 के अंडर। तो अब यहाँ पे ये था ना कि मोटर व्हीकल्स में जो हमारा मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर भी इसके अंदर अमेंडमेंट लेके आई जा सकती है आने वाले टाइम में, जो आपको देखने को मिलेगी भी, ठीक है। सो इसके तहत अब ऐसा था ना कि हमारे जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं वो किसी भी तरह का अब सर्च के अकॉर्डिंगली आपसे चार्जेस ले रहे थे, बट अब उसको भी अब वो ग्रे एरिया लेकर चला जा रहा था। ग्रे एरिया क्यों? क्योंकि उसको लेकर कोई भी अभी ऐसी रूल्स या लॉज स्टेट नहीं किए गए थे, है ना, कुछ भी नहीं यहाँ पे बोला गया था आपको। बट अब जो है उसको आप कह सकते हो कि एक तरह से परव्यू में लिया गया है, उसको ग्रे नहीं छोड़ा गया है, उसको अब क्या किया गया है, अब मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर भी चेंजेस लेके आने की बात की जाएगी। और हमने गाइडलाइंस अभी सरकार ने निकाल दी है, उसके तहत उन्होंने बोला कि पी कार्स में सिर्फ 2x बेस फेयर चार्ज कर सकते हो, एंड हल्का फुल्का अगर आप देखें कि थोड़ा बहुत जब फेयर है अगर आपको राइज भी करना है तो वो बाय
50% आप रेज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि डबल, एक बाय 50% तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब इन दैट केस आपको ये भी चीज़ बता दें कि जब कोई व्यक्ति, अब आप कैब बुक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो कोई व्यक्ति आपको लेने आ रहा है ना, अगर वो 3 किलोमीटर से कम में लेने आ रहा है आपको, है ना, तो इन दैट केस आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट अगर वो डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो इन दैट केस आपको भी यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके बेसिस पे ही अब आप कह सकते हो कि कहीं कहीं जगह पे कंज्यूमर का फायदा है, कहीं कहीं जगह पे यहाँ पर आप कह सकते हो कि एग्रीगेटर का या कैब ड्राइवर का भी फायदा है। एंड मेजरली यही बोला गया कि जो भी इनकम होगी, अब उनमें से 80% जो है वो कैब एग्रीगेटर की होगी एंड 20% जो है वो या तो गवर्नमेंट को जाएगी, ठीक है। अब उन 80% में से भी जो 60% है वो भी कैब ड्राइवर को आपको देना ही पड़ेगा। ये सारी गाइडलाइंस उन्होंने स्टेट की हैं। एंड उसी के बेसिस पे अगर हम देखें, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है विद रिस्पेक्ट टू टू व्हीलर्स के केस में ना, अब ये चीज़ है कि उनको आप कह सकते हो येलो नंबर प्लेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि नॉन ट्रांसपोर्ट वाले जो व्यक्ति हैं वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं फॉर दीज सर्विसेज अगर उनको ये कैरी आउट करना है, बट ओनली फॉर 2 व्हीलर्स, नॉट फॉर 4 व्हीलर्स, है ना। 4 व्हीलर्स के केस में आपको वो प्रॉपर येलो नंबर प्लेट लेनी ही पड़ेगी जिसमें आप बोल रहे हो कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो लोगों को, है ना। सो इन दैट केस अब ये 2 व्हीलर्स के लिए, अब जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कंजेशन सिटीज़ के अंदर हो रही है तो उनके लिए यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। देन विद रिस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 कंसिडर द फॉलोइंग, द न्यू रूल्स परमिट द यूज ऑफ नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल्स फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। मैं आपको भी बता के हटी हूँ, सही स्टेटमेंट है ये। स्टेट्स कैन नाउ इम्पोज ऑथराइजेशन फीस ऑन एग्रीगेटर्स ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। ये मैंने आपको नहीं बताया था। सो बेसिकली ना अब सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस निकाल दी, बट अब उसके केस में उसकी इंप्लीमेंटेशन तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, है ना, क्योंकि मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है वो स्टेट के अपने अलग अलग भी होते हैं। सो इन दैट केस अब जो ऑथराइजेशन है कि आपको किसको अलाउ किया जाएगा किसको नहीं किया जाएगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस भी अब शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ग्रे एरिया से हटा दिया गया है। तो एग्रीगेटर के ऊपर जितनी भी फीस लगानी है वो अब जो मैंने बोला 20% जो अब दिया जाएगा एग्रीगेटर के द्वारा, जो भी इनकम आ रही है 20% अगर सरकार को जाने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट को, अब वो पेमेंट जो है वो वीकली बेसिस पे ले सकते हैं, डेली बेसिस पे ले सकते हैं या फोर्टनाइटली बेसिस पे ले सकते हैं। फोर्टनाइटली क्या होता है, 14 डेज यानी कि 2 वीक्स के टाइम पे ले सकते हैं, बट मंथली बेसिस पे अभी कोई बात हमें नहीं बताई गई है, ठीक है। सो ये मंथली नहीं फोर्टनाइटली बेसिस होना चाहिए था, जिस बेसिस पे अब ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो फर्स्ट हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन एआई एंड कॉपीराइट लॉ। सो अब यहाँ पर ना 2 केसेस बताए गए जो कि दोनों के दोनों अब यूएसए के हैं। मेजर मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ, न्यूज़ आप डिटेल बाद में पढ़ सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने यही बोला कि एआई को लेके ना बहुत सारे, दोनों ही केसेस ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के हैं। जितने भी आर्टिस्ट हैं या इवन के जितने भी लोग हैं जो कि राइटर्स हैं, जिनका आप कह सकते हो कि जॉब अब एआई की वजह से ख़राब हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने यही इल्ज़ाम लगाया है कि जो एआई की डेवलपमेंट हुई है उसके थ्रू जितना भी अब डेटा है या जितने भी आप कह सकते हो बुक्स हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो सबका सारा काम बाईपास करके फायरवॉल को या कॉपीराइट्स के डेटा को, ठीक है, कॉपीराइट का अधिकार तो है ही है ना हर एक आर्टिस्ट के पास, है ना, तो वो कॉपीराइटिंग के तहत वो वायलेशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा डेटा जो है एआई अपने आप में ही निकाल सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो ये वायलेशन हो जाती है, ठीक है। बट एआई कंपनीज जो हैं वो ये चीज़ बोल रही हैं कि हम किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बट हम जो अब मशीन लर्निंग या जो आप बोल रहे हो कि डेटा एक्सट्रैक्ट करके रखता है, वैसा नहीं होता कि कैसे आप एआई को ट्रेन कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देता है, बट डेटा को वो स्टोर नहीं करता है, ना वो एक्सट्रैक्ट करके देता है। सो ओवरऑल उन्होंने जस्ट यही बोला कि इट इज़ जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के एआई को यूज़ किया जा रहा है, बट अब ऐसा नहीं है कि आपके राइट्स किसी भी तरह से इन्फ्रिंज हुए हैं। तो कॉपीराइट के तहत तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, बट ये कभी बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो आगे भी आने वाले टाइम में इंडिया में भी देखने को मिलेगा। न्यूज़ ने यही चीज़ बोली, बट जो अब वहाँ पे यूएसए में जो केस लॉज में डिसीजंस आए हैं ये दोनों की केसेस में ही एआई कंपनीज की, क्योंकि एआई की पोटेंशियल आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है या देखी जा रही है। सो इस केस में जो कोर्ट है वहाँ के, उन्होंने एआई कंपनीज को ही फेवर करते हुए कहा है कि आपकी तरफ से हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र में नहीं आ रही है, बट हाँ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आने वाले टाइम में आपको एक मिडिल पाथ चूज़ करना पड़े आर्टिस्ट और जितने भी कॉपीराइट वाले प्रोसेस के अंडर लोग आते हैं उनको और एआई के बीच में, है ना। बट हमें एज सच अभी ऐसी कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पे नज़र में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपका कोई डेटा उन्होंने कॉपी नहीं किया है, जस्ट वो एक तरह से आपको बता देता है कि ये चीज़ क्या कह रही है, बट उन्होंने ये थोड़े ना बोला कि वो इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है बेसिकली एआई एक, बट वो आपके राइट्स को किसी भी तरह से इंटरप्रिटेशन दे रहा है। वो किसी भी तरह से आप कह सकते हो कि आपके राइट्स जो हैं उनको किसी तरीके से
वायलेट तो करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको एक मिडिल पाथ चूज करना पड़ेगा। तो यही उन्होंने यहाँ पर बोला, और इंडिया में भी आने वाली सिचुएशन में ये चीज़ देखने को मिल सकती है। सो अब इससे जुड़ा सवाल यही है कि द टर्म AI वॉज कॉइन्ड इन द ईयर 1956 बाय एलन ट्यूरिंग। Deep learning, machine learning and neural networks are elements of AI. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट सेकंड ही हमारी सही है, क्योंकि जो टर्म AI है वो जॉन मकार्थी, जिनको हम फादर ऑफ AI भी बोलते हैं, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी इन द ईयर ऑफ 1956। ठीक है, तो डीप लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं कि कोई नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, डेप्थ में जाके सीखना चाहते हैं, इवन कि अगर आप कहें कि जो मशीन लर्निंग वाला पार्ट है या कोडिंग का पार्ट है, या वो सारी चीज़ें आपको AI प्रोवाइड करता है। न्यूरल नेटवर्क्स के केस में बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप कोई भी यहाँ पर सोशल मीडिया की ऐप अगर खोल के देखते हैं, तो अगर एक ही तरह का कंटेंट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप UPSC से जुड़ी तैयारी की जितनी भी रील्स है वो देखना शुरू कर देते हैं, तो क्या करेगा वो एल्गोरिदम, वो आपको UPSC से जुड़े जितना भी कंटेंट है और ज़्यादा सजेस्ट करना शुरू कर देता है। सो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक, सो आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बनता है। देन पंजाब्स लैंड पूलिंग पॉलिसी एंड इट्स क्रिटिसिज्म। अब लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है, पंजाब गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है कि 40,000 एकर्स ऑफ फार्म लैंड जो है हम उसको हाउसिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। रीज़न इसका यही बताया उन्होंने कि जो हमारी जितनी भी सिटीज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं, तो अब हम क्या करेंगे, कंजस्टेड सिटी वाले लोगों को बोलेंगे कि अगर हम जितना आप हमें लैंड प्रोवाइड करोगे ना, जितना आप पुल इन करोगे खुद से ही, उतने ही आप कह सकते हो इक्विवेलेंट टू दैट हम आपको लैंड और प्रोवाइड करेंगे। केसेस क्या क्या बनते हैं, अभी 27 सिटीज़ के अंदर ये चल रहा है सारा का सारा प्रोग्राम इनका। तो लुधियाना, मोहाली, अमृतसर, जलंधर, बठिंडा, पटियाला और संगरूर में ये चीज़ अभी चलना शुरू हुई है। तो सबसे पहले कि लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है वो वॉलंटरी है, कि कोई करना चाहता है अपनी लैंड पूलिंग तो ही कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती ऐसा नहीं है। एंड सरकार एक्वायर भी नहीं करना चाहती इस टाइम पे, उसके पीछे का रीज़न वी डू नॉट नो अभी तक कैसा क्यों है। तो एक्विजिशन के प्रोसेस को बस उन्होंने ये बोला कि थोड़ा लेंदी है, पूलिंग वाला प्रोसेस जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो अब फॉर एवरी 1 एकड़ ऑफ लैंड पूल्ड, land owners will get 1000 square yard residential plot and 200 square yard commercial plot, यानी कि 1 एकड़ जो है 4840 स्क्वायर यार्ड्स का अगर होता है तो वो 1200 स्क्वायर यार्ड्स उनको फार्म लैंड यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें से रेजिडेंशियल प्लॉट भी होगा और कमर्शियल प्लॉट भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब लार्जर कंट्रीब्यूशन अगर कोई करता है, यानी कि 9 एकर्स ऑफ पूल लैंड, द लैंड ओनर विल गेट 3 एकर्स ऑफ डेवलप्ड लैंड। ठीक है, एंड सूटेबल फॉर ग्रुप्ड हाउसिंग। अगर कोई व्यक्ति अब 9 एकड़ का पूल लैंड दे रहा है, यहाँ पर लैंड पूल करता है, तो उसको 3 एकड़ की डेवलप्ड लैंड मिल जाएगी, प्लस अब वो ग्रुप हाउस ग्रुपिंग के लिए या ग्रुप हाउसिंग के लिए यहाँ पे आप जो है कैपेबिलिटी उसकी रखेगी। अगर कोई 50 एकड़ लैंड पूल करता है, दे विल गेट 30 एकर्स ऑफ डेवलप्ड लैंड्स। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो अब इस केस में ना आप मेंस में ज़्यादातर बिल्डअप कर सकते हो, प्री मेंस के आने के इतना ज़्यादा यहाँ पर सवाल नहीं मिलते कि कैसे ये अब एग्रीकल्चर के लिए हमारा बुरा है या सही है, या कैसे हमारी जो लैंड है या जो प्रॉपर तरीका है कि ये सही से एक्विजिशन हुई है नहीं हुई है, एक्विजिशन की बात क्यों नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, ये पूलिंग पॉलिसी ही क्यों चलाई गई है। पंजाब में इलेक्शंस के में भी टाइम आने वाला है 2027 में, तो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट द गवर्नमेंट इज़ करंटली टेकिंग अप, तो उसके ऊपर यहाँ पर हो सकती है ये बात। तो अब सवाल यही है कि अंडर पंजाब्स लैंड पूलिंग पॉलिसी फॉर एवरी एकड़ ऑफ लैंड गिवन द पर्सन विल गेट डेवलप्ड लैंड फॉर ग्रुप हाउसिंग। सेकेंड, दिस स्कीम विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अब कोई भी 1 एकड़ की लैंड देता है ना, तो उसको क्या मिल रहा था उस टाइम पे, एक तो उसको रेजिडेंशियल प्लॉट मिल रहा था 1000 स्क्वायर यार्ड्स का, एंड साथ में 200 स्क्वायर यार्ड्स की उसको क्या मिल रहा था, यहाँ पर जो हमारी कमर्शियल लैंड दी जा रही थी। ठीक है, ये देने की बात की जा रही है। ग्रुप हाउसिंग जो है वो जनरली आई गेस 3 एकड़ वालों के लिए थी, एंड ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करे एग्रीकल्चर को। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर यानी कि फार्म लैंड को ही तो यूज़ किया जा रहा है, तो इससे हमारी जो आउटपुट है आने वाले टाइम में वो कम हो जाएगी। ठीक है, सो सरकार जो है इस तरीके से अब आप कह सकते हो कि काम कर रही है यहाँ पे पंजाब में, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनता है। देन सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड
आर गाइडलाइंस फॉर ऑब्टेनिंग कास्ट सर्टिफिकेट्स डिस्क्रिमिनेटरी? सो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए मल्टीपल केस लॉज आपको दिए गए हैं। उनमें से एक पहला केस लॉ है हमारे पास रमेश भाई दादा भाई नायका वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, स्टोरी मैं बताती हूँ। रूमी चौधरी वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ठीक है, तो ये 2 केस लॉज हैं। तीसरा यहाँ पर एक और है कि श्रीमती मॉनसून वर्सेस द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, तो तीनों के केस में ना यहाँ पे पहले ऐसा है कि जजमेंट जो है अभी सुप्रीम कोर्ट की आनी है जुलाई 22 को। उनमें उन्होंने यही चीज़ को डिसाइड करना है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो ऑब्वियसली हमें पता है कि कास्ट जो है अब जब अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों डिफरेंट कास्ट के हों तो अब जो वाइफ की कास्ट है वो उसी की रहेगी, हस्बैंड की कास्ट है वो उसी की ही रहेगी। ठीक है, अब ये नहीं पता कि किसकी अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है, बट जो उनका बच्चा होगा वो उसके फादर की कास्ट को यहाँ पे फॉलो करेगा। बट ये सिचुएशन डील करती है उन लोगों की या उन बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट्स के साथ जहाँ पे अब सिंगल मदर्स रेज कर रही हैं बच्चों को। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ थे, साथ में बच्चा हो गया है बट डिवोर्स हो गया, तो अब उस केस में क्या करोगे आप, है ना? तो सिंगल मदर्स जो रेज कर रहे हैं वो किसकी कास्ट को फॉलो करेगा? अगर फादर की कास्ट को फॉलो करेगा तो उसके लिए प्रोसेस क्या क्या है हमारे पास, है ना? सो उससे जुड़े यहाँ पे केस लॉज है। तो अब यहाँ पे सरकार के सामने, या आप कह सकते हो नॉट इवन सरकार, कोर्ट के सामने ये चीज़ आई है, सिचुएशन आई है कि पहली बात तो सिंगल मदर्स के लिए क्या आप एसओपी यहाँ पे ले डाउन करोगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि आप क्या डिसीजन दोगे इन दोज केसेस, क्योंकि यहाँ पे जो केस लॉ आया ना विद रिस्पेक्ट टू रूमी चौधरी वाला जो केस लॉ था उसके अंदर बोला गया कि वो भी एक सिंगल मदर हैं, उनका भी जो बच्चा है वो अब उनके अपने हस्बैंड से वो सेपरेटेड है। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब वो बोल रहे हैं कि उनके बच्चे का जो कास्ट है दैट शुड बी ऑफ द फादर्स। ठीक, सो इन दैट के सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपको फादर के जो आपका बच्चा है उसको फादर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमने जो कास्ट सिस्टम को यहाँ पर देख सकते हो, या जो हमने स्केड्यूल कास्ट जो कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यहाँ पे मेंशन है डायरेक्टली, सो उनको हमने इस बेसिस पे उस शेड्यूल में डाला था क्योंकि उनकी बैकवर्डनेस यहाँ पर थी। बट आपके बच्चे के केस में वो बैकवर्डनेस या प्रॉपर एजुकेशन उसको ऑलरेडी मिली है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी बेटर है ना? तो इन दैट केस हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो यानी कि अब उस टाइम पे जो दिल्ली कोर्ट है, दिल्ली का कोर्ट है, एनसीटी के पास बेसिकली गया था ये केस। ठीक है, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये केस गया था। तो इन दैट केस उन्होंने यही चीज़ बोली कि ये जो सिचुएशन है ना वो हर एक केस टू केस वेरी करेगी, क्योंकि अब जो बच्चा है अगर वो फादर के साथ नहीं रह रहा है या फादर नहीं एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इन दैट केस अब उसकी अपब्रिंगिंग किस सिचुएशन में हुई है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन देना पड़ेगा कि कोई एक स्टैंडर्ड हम प्रोसीजर यहाँ पे नहीं रख सकते। क्योंकि ऐसा एक सिमिलर केस जो मैंने बताया आपको श्रीमती मॉनसून वर्सेस स्टेट ऑफ असम, उसके केस में ऐसा हुआ था, वो भी एक सिंगल मदर ही है, बट इन दैट केस जो बच्चा है वो अब आप कह सकते हो सेम सिचुएशन में नहीं हुआ, मतलब सेम सिचुएशन एज इन कि उनको जो अब अपब्रिंगिंग मिली है दैट वाज रिलेटिवली लेस, के अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिली, तो इन दैट केस उनको फादर का जो सर्टिफिकेट है ना ऑफ कैटेगरी वो दे दिया गया था। सो अब इसी के ऊपर एक मेजर जो अब सरकार की तरफ से या इवन की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट जो है, जो कि अब बेसिक यहाँ पे सिनारियोज को ले डाउन करेगी, वो 22 जुलाई को आएगी। सो अब इससे जुड़ा सवाल यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम? कास्ट ग्रुप्स आर एंडोगैमस, caste membership also involves rules about food and food sharing, occupations under the caste system were not hereditary. How many statements are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट, सॉरी हमारी 2 स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। एंडोगैमस का मतलब क्या होता है कि विद इन अ ग्रुप ही आपकी जो शादी है वो करवाई जाएगी। मतलब एक हमारा कुनबा है, हमारी कास्ट है, इसी के अंदर आपको शादी करानी है, वो एंडोगैमस ग्रुप हो गया। ठीक है, कास्ट मेंबर्स जो है वो रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग भी तो है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो कास्ट टू कास्ट वेरी करता था। देन ऑक्यूपेशंस अंडर द कास्ट सिस्टम वर हेडिटरी, दे वर नॉट हेडिटरी, नहीं था, हेडिटरी ही था। ठीक है, कि सुन्यारे का बच्चा सुन्यारा बनेगा, है ना, ऐसे ही हेडिटरी चलता जा रहा था, प्रीस्ट का बच्चा प्रीस्ट होगा यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। देन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ में आपको बताना जा रही थी कि अब जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे ये चीज़ कि ईरान वो अब क्या करेगा, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से अब बैकआउट करेगा, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर उनके पार्लियामेंट ने पास कर दी है। सो एज अ रिजल्ट अब ईरान बाउंड नहीं है बाय एनपीटी, एंड एज अ रिजल्ट जो हमारे पास IAEA है
उनके इंस्पेक्टर्स भी अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में ईरान के नहीं जा सकते, स्पेशल परमिशन उनको गवर्नमेंट की वहाँ पे चाहिए होगी अगर उनको विजिट करना है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में, ठीक है। सो अब इस केस में ईरान एंड यूएसए दे नीड टू मेक अप अ डिसीजन, एंड आने वाले टाइम में क्या होगा वो यहाँ पर मैं आपको बताती रहूँगी कि सिचुएशन एस्केलेट होने के चांसेस आगे हो सकते हैं, एंड अब वो यूरेनियम एनरिचमेंट खुद से कर सकते हैं, एंड किसी भी तरीके की रोक टोक उनके ऊपर नहीं की जा सकती, कोई भी चेक यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड सेम फॉर द केस ऑफ द टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज में भी अगर आप पार्ट इसका बनना चाहते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।